हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉल लगने की वजह से रिया का चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था। चक्कर खाकर रिया जब ज़मीन पर गिरी तब प्लेग्राउंड में खेल रहे बाकी बच्चे दौड़कर रिया के पास आए। खासकर अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों तेज़ी से दौड़कर रिया के पास आए और रिया को संभाल कर फिर से उसे पास के एक बेंच पर बिठाया। जब अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया का चेहरा देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बहन का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था और रिया के गालों के ठीक ऊपर आंखों के नीचे बॉल का एक बड़ा सा मार्क नजर आ रहा था। वैसे तो आर्यन और अलेक्जेंडर रिया को डिसिप्लिन में रखने के लिए कई बार डांटते फटकारते थे, मगर रिया को अगर जरा सी खरोच आए तो दोनों भाइयाँ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तभी रिया के पास खड़ी एक लड़की ने डरी हुई और कांपती हुई आवाज में सभी लोगों से कहा, "ओह माय गॉड, दैट्स मिट्टू इज डेंजरस बॉय।" जैसे ही उस लड़की ने ये बात कही सभी बच्चे उस लड़की की ओर देखने लगे। दर्द के मारे रिया ने अपने गाल पकड़ रखे थे और रिया की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। सभी बच्चे रिया की हालत देखकर काफी शॉक्ड थे। तभी रिया के बगल में खड़ी लड़की ने बाकी बच्चों से कहा, "मैंने अपनी आंखों से देखा है, मिट्टू इज ए वेरी डेंजरस बॉय।" तभी अलेक्जेंडर ने उस लड़की के पास जाकर पूछा, "क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो?" जब आर्यन और अलेक्जेंडर ने भीड़ के ठीक पीछे खड़े मिट्टू की ओर देखा तो मिट्टू का चेहरा काफी घबराया हुआ लग रहा था। मिट्टू के हाथ भी कांप रहे थे। तभी अलेक्जेंडर के बगल में खड़ी उस लड़की ने अलेक्जेंडर से कहा, "आई शॉ इट, आई वॉज सिटिंग हियर।" और मैंने देखा कि मिट्टू वहाँ अपने बॉल के साथ खेल रहा था। जब मिट्टू के हाथ से अपना बॉल छूट गया तो उसे देख कर रिया हंसने लगी। आफ्टर ऑल मिट्टू कितना फनी है, ये बात तो हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसलिए तो हम लोग उससे दूर रहते हैं। मगर रिया जैसे ही मिट्टू की इस हालत पर हंसी, मिट्टू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मिट्टू ने जोर से गेंद रिया के चेहरे पर फेंकी। जैसे ही अलेक्जेंडर ने उस लड़की की ये बात सुनी, अलेक्जेंडर की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा। रिया के साथ साथ उसके दोनों भाइयों का चेहरा भी गुस्से से लाल हो चुका था। आर्यन अपने कंट्रोल को खो चुका था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वो इस वक्त स्कूल में खड़ा था और रिया के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद सबसे पहले उसे रिया की सेफ्टी इंश्योर करनी थी। वो देखना चाहता था कि रिया की चोट ज़्यादा सीरियस तो नहीं थी। मगर अलेक्जेंडर इन सब बातों से ऊपर उठ चुका था और अलेक्जेंडर का गुस्सा उसके काबू में नहीं था। अलेक्जेंडर तेजी से चलकर मिट्टू के पास आया और मिट्टू की कॉलर से पकड़कर सीधे जमीन पर लटा दिया। मिट्टू काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। मिट्टू वैसे भी ऊंचे खानदान के बच्चों के साथ जेलअप नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मिट्टू से गलती हुई थी, वो देखकर बाकी सारे स्कूल के बच्चे मिट्टू के अगेंस्ट हो गए थे। मिट्टू अपने बचाव में कुछ कह पाए उससे पहले अलेक्जेंडर ने मिट्टू के चेहरे पर जोर से एक तमाचा जड़ दिया। अलेक्जेंडर भले ही बाकी बच्चों की उम्र का ही था, मगर शरीर में अलेक्जेंडर बाकी बच्चों से कई ज्यादा ताकतवर था। मिट्टू एक दुबला पतला सा लड़का था जिसकी आंखें नीली थी और अलेक्जेंडर ने जैसे ही मिट्टू के चेहरे पर तमाचा जड़ा तब मिट्टू के हाथ पांव और भी ज्यादा कांपने लगे। चेहरे पर लगे तमाचे से ज्यादा उसे इस बात से मिट्टू के गाल लाल लाल हो गए थे, क्योंकि उसकी वजह से रिया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो देखकर मिट्टू के शरीर में खून जम चुका था। मिट्टू अच्छी तरह से जानता था कि स्कूल के बाकी बच्चे उसे पसंद नहीं करते। वो लोग मिट्टू को तो क्लास में गिनते हैं और वो लोग मिट्टू को अपने बराबर का नहीं समझते थे। मिट्टू जो चीज़ें पसंद करता था, जिस तरह के खेल पसंद करता था, उस बात को लेकर भी मिट्टू को काफ़ी जज किया जाता था। और अब मिट्टू की वजह से रिया के साथ जो हुआ था उसके बाद पता नहीं बच्चे उसके साथ क्या करने वाले थे। जमीन पर लेटे मिट्टू का फिर से कॉलर पकड़कर अलेक्जेंडर ने उसे अपनी जगह से खड़ा किया और जैसे ही अलेक्जेंडर ने मिट्टू को दोबारा तमाचा मारने के लिए अपना हाथ उठाया, अचानक किसी ने अलेक्जेंडर का हाथ रोक लिया। गुस्से से तिलमिलाए अलेक्जेंडर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो रिया ने अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ रखा था। अलेक्जेंडर को गुस्से में देखकर मिट्टू के हाथ पांव कांपने लगे थे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मिट्टू का चेहरा बुरी तरह से लाल हो चुका था और रिया खुद भी नहीं जानती थी कि मिट्टू ने जानबूझकर उसे बॉल मारा था या गलती से बॉल उसके चेहरे पर लगी थी। मगर बॉल लगने से कुछ ही देर पहले रिया मिट्टू की हर एक हरकत पर जोर से हंसी थी। रिया के बगल में बैठी उसकी दोस्त ने भी यही कहा था कि मिट्टू को रिया की हंसी पर गुस्सा आ गया और अपना बदला लेने के लिए मिट्टू ने जोर से रिया के चेहरे पर बॉल फेंक दिया। मगर मिट्टू अच्छी तरह से जानता था कि वो निर्दोष था
मिट्ठू ने जो कुछ भी किया था वो जानबूझकर नहीं किया था। मिट्ठू ने तो हवा में गेंद उछाली थी और उसके हाथ से गेंद फिसलने की वजह से गेंद जब जमीन पर आई तब सीधे रिया के चेहरे पर गिरी। जैसे ही रिया ने अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ा, अलेक्जेंडर ने रिया की ओर मुड़कर कहा, छोड़ो मुझे रिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या हरकत है, तुमने जरा सा हंस क्या दिया, इसने तो तुम पर इतनी बुरी तरह से अटैक कर दिया। अगर ये बॉल कहीं तुम्हारे गालों की बजाय तुम्हारी आंखों पर गिरती तो क्या होता पता है तुम्हें? आई थिंक दिस बॉय डिजर्व स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। प्लेग्राउंड में हो रहे हल्ले को देखकर स्कूल का प्यून और स्पोर्ट टीचर दौड़कर रिया के आसपास जमा हुए बच्चों के पास आए। बच्चों की भीड़ में से रास्ता बनाते हुए स्पोर्ट्स टीचर ने के पास आए और कहने लगे, क्या हुआ माय चाइल्ड? जैसे ही स्पोर्ट टीचर ने रिया के चेहरे पर लगा घाव देखा, स्पोर्ट्स टीचर हैरान रह गए। रिया की हालत देखकर स्पोर्ट्स टीचर के भी हाथ कांपने लगे। वो जानता था रिया कौन थी और रोहित मारवा का क्या रुतबा था स्कूल मैनेजमेंट पर। वैसे रोहित मारवा के साथ साथ बाकी वीवीआईपी माँ बाप के बच्चे भी स्कूल में पढ़ा करते थे, मगर रोहित मारवा के बच्चों की बात अलग थी। स्कूल के सारे टीचर्स को खास इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि टीचर्स को खास करके रोहित मारवा के तीनों बच्चों का ख्याल रखना था और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी टीचर्स की जिम्मेदारी थी। वो स्पोर्ट्स टीचर ने कांपती हुई आवाज में रिया से कहा, हु डिड दिस? किसने किया ये? दरअसल रिया को खामोश देखकर रिया के बगल में खड़ी उसकी फ्रेंड ने मिट्ठू की ओर इशारा करते हुए कहा, सर ही डिड दिस, आई सॉ इट विद माई आईज। इसने जानबूझकर रिया को जोर से बॉल मारा। स्पोर्ट्स टीचर अच्छी तरह से जानता था कि मिट्ठू स्कूल में नए अपॉइंट किए हुए मैथ्स टीचर का बेटा था। हालांकि मिट्ठू वीवीआईपी खानदान में से नहीं था, फिर भी टीचर कोटा में उसे एडमिशन मिली थी। स्कूल में ये खास रूल बनाया गया था ताकि स्कूल में काम कर रहे टीचर्स अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और देखभाल के बारे में बिल्कुल फिक्र किए बिना स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में पूरी तरह से अपना मन लगा सके। मिट्ठू के पापा को स्कूल के प्रीमिसेस में एक क्वार्टर्स भी दिया गया था जहां मिट्ठू अपने पापा के साथ रहता था। हालांकि अलेक्जेंडर ने भी मिट्ठू के चेहरे पर भी जोर से तमाचा जड़ दिया था, जिसकी वजह से मिट्ठू का चेहरा लाल पड़ चुका था, मगर स्पोर्ट्स टीचर को मिट्ठू की हालत पर कोई अफसोस नहीं था। स्पोर्ट्स टीचर ने मिट्ठू का एक हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो अभी के अभी प्रिंसिपल के पास चलो, तो मुझे तुम्हारी कंप्लेंट करनी होगी। ये सुनकर मिट्ठू इतना घबरा गया था कि मिट्ठू आंखों ही आंखों से रिया की ओर देखकर उसे कहीं ना कहीं भीख मांगने लगा कि बस रिया किसी तरह मिट्ठू को इस मुसीबत से बचा ले। रिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इससे पहले कि रिया स्पोर्ट्स टीचर को रोकने की कोशिश करती, आर्यन ने रिया का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बर्फ का एक टुकड़ा रिया के घाव पर रख दिया। स्कूल का प्यून तेजी से बर्फ का टुकड़ा लेकर आया था और उस प्यून से वो बर्फ का टुकड़ा लेकर आर्यन ने बड़े ही ध्यान से रिया के घाव पर रख दिया। रिया अपने गालों के ऊपर काफी दर्द महसूस कर रही थी। बर्फ का टुकड़ा रखते ही रिया के मुंह से एक छोटी सी चीख निकल गई, मगर रिया का भाई आर्यन ये अच्छी तरह से जानता था कि ताज़ा जख्म पर अगर बर्फ का टुकड़ा लगाया जाए तो सूजन होने से पहले ही उसे दबाया जा सकता था। वहाँ प्रिंसिपल के ऑफिस में जब मिट्ठू को ले जाया गया तो मिट्ठू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्लेग्राउंड से स्कूल की बिल्डिंग की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। इस वजह से अपने क्लासरूम में बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे मिट्ठू के पापा विक्रम को पहले ही प्लेग्राउंड में क्या हुआ था ये बात पता चल गई थी और मिट्ठू के पापा को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया था। मिट्ठू के पापा और मिट्ठू दोनों लगभग एक ही वक्त पर प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर दाखिल हुए। मिट्ठू को रोता हुआ देखकर प्रिंसिपल ने मिट्ठू को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मिट्ठू के पापा विक्रम की ओर देखा और कहा, मिस्टर विक्रम, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम आपके बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं ताकि आप जी लगाकर इस स्कूल में बाकी बच्चों को पढ़ा सकें। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं वो बिल्कुल फ्री माइंड से बच्चों को पढ़ाने में अपना ध्यान लगा सके ताकि उन्हें अपने परिवार की टेंशन ना हो। वरना आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्कूल में वीवीआईपी के बच्चों के अलावा किसी को एडमिशन नहीं मिलता। आपके बेटे को एडमिशन मिला था, मगर बावजूद इसके योर सन हैज़ ऑलवेज फेल्ड टू सेट अप एन एग्जाम्पल दैट ही बिलोंग्स टू दिस स्कूल। आए दिन बच्चे बिट्टू की हरकतों के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं। मैंने आपको पहले ही वार्न किया था मिस्टर विक्रम, ये कोई मामूली स्कूल नहीं है, ये कोई पब्लिक स्कूल नहीं है जहाँ पर हर माँ बाप के बच्चे पढ़ाई करते हों। दिस इज़ अ डिग्निफाइड वीवीआईपी स्कूल। यहाँ पर बच्चे बहुत
ऊंचे खानदान के बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, जिनके मैनर्स, जिनके डिसिप्लिन, जिनके बोलने चलने का तरीका, जिनका टेस्ट काफ़ी हाई क्लास होता है। सिंपल प्लेन शर्ट और ब्लू ट्राउजर में खड़े मैथ्स के टीचर विक्रम का सर शर्म से झुक गया। विक्रम दिखने में काफ़ी सिंपल थे। आंखों पर काली फ्रेम के चश्मे। विक्रम की उम्र तकरीबन 30 से 32 साल की थी, मगर विक्रम की दाढ़ी और बालों में कुछ कुछ सफेदी आने लगी थी। चेहरे से विक्रम का स्वभाव काफ़ी शांत नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि विक्रम कहीं ना कहीं गहरे टेंशन में थे। अब उनके बेटे मिट्ठू के बारे में ऐसी कंप्लेंट सुनकर विक्रम का चेहरा और भी ज़्यादा टेंस नजर आने लगा था। प्रिंसिपल ने अपने दोनों हाथ अपनी ड्रेस पर रखकर विक्रम से कहा, आप ही बताइए अब विक्रम, हमें क्या करना चाहिए? आज तो आपके बेटे ने हद ही पार कर दी। मिस्टर रोहित मारवा की बेटी को इसने जान से मारने की कोशिश की है। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर विक्रम हैरान होकर बस प्रिंसिपल को देखता रहा। दो बच्चे अगर आपस में लड़ाई भी करते हैं तो भी अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज नहीं लगाया जा सकता। प्रिंसिपल जरूरत से कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे थे, मगर विक्रम अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त वो प्रिंसिपल के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता था। तभी कॉलेज का एक प्यून आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में आया। ही अलेक्जेंडर ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ और उसने मिट्ठू को देखा। अलेक्जेंडर ने मिट्ठू की ओर इशारा करते हुए प्रिंसिपल से कहा, रिमूव हिम फ्रॉम द स्कूल राइट नाउ। अलेक्जेंडर की आंखों में मिट्ठू के लिए काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा था। प्रिंसिपल साहब भी जानते थे कि मारवा खानदान इस बात को बहुत आगे तक ले जाएगा। प्रिंसिपल साहब को मैनेजमेंट को भी जवाब देना होता था। वीवीआईपी माँ बाप के बच्चों को अगर जरा सी खरोच भी लगती थी तो उनके माँ बाप प्रिंसिपल तक की नौकरी खा सकते थे। ये बात भी प्रिंसिपल अच्छी तरह से जानते थे। और फिर यहाँ सवाल था रोहित मारवा के बच्चों का। रिया के चेहरे पर घाव देखकर प्रिंसिपल ने भी अपना सर झुका लिया और विक्रम की ओर देखकर कहा, अब देखो क्या किया है आपके बेटे ने। विक्रम हैरान होकर अपने बेटे मिट्ठू की ओर देखने लगा। मिट्ठू की आंखों से आंसू बह रहे थे। मिट्ठू की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा से क्या कहता। मिट्ठू अच्छी तरह से जानता था कि जो कुछ भी हुआ था वो मिट्ठू ने जानबूझकर नहीं किया था। बच्चे मिट्ठू से नफरत करते थे, मगर मिट्ठू ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसे बाकी बच्चों के लिए खतरा कहा जाए। मगर इस वक्त मिट्ठू के पास अपने किए का कोई जवाब नहीं था। मिट्ठू को खामोश खड़ा देखकर विक्रम की भी नजरें झुक गई। विक्रम ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर अपना सर झुका लिया। तभी ऑफिस में एक प्यून दाखिल हुआ। प्यून ने प्रिंसिपल साहब के पास आकर कहा, सर स्कूल छूटने का वक्त हो गया है। दरअसल अनिका मैडम नीचे गेट पर अपनी कार में बैठी बच्चों का इंतजार करा रही हैं। ज़्यादा देर में अगर बच्चे बाहर नहीं गए तो इससे पहले कि प्यून अपनी बात पूरी करता, प्रिंसिपल साहब ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, रिया को चोट लगी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक काम करो, तुम जाकर अनिका मैडम को यहाँ ले आओ और ऑफिस में मैं उनसे बात करता हूँ। जैसे ही प्रिंसिपल साहब की इंस्ट्रक्शंस मिली तो वो प्यून तेजी से प्रिंसिपल साहब के कैबिन से बाहर निकल गया। प्रिंसिपल अच्छी तरह से जानते थे कि मारवा खानदान के साथ उलझने का क्या मतलब था, कि नौकरी से हाथ धो धोना। अपनी नौकरी को बचाने के लिए प्रिंसिपल साहब को जल्दी कोई तरकीब सोचनी थी। वहाँ अलेक्जेंडर और आर्यन की आंखों में भी मिट्ठू के लिए काफ़ी गुस्सा नजर आ रहा था। दोनों भाई काफ़ी देर तक घूर घूर के मिट्ठू को देख रहे थे। तभी मिट्ठू के पापा विक्रम अपने घुटनों के बल बैठकर मिट्ठू को दोनों कंधों से पकड़कर पूछने लगे, मिट्ठू बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे और रिया के बीच में कोई फाइट हुई थी? अपने पापा की बात सुनकर मिट्ठू ने बस नामे अपना सर हिला दिया। वहीं स्पोर्ट टीचर ने विक्रम की बात सुनने के बाद कहा, अरे विक्रम जी, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते ही नहीं। यहाँ पर मासूम शक्ल बनाकर आंसू बहाया जा रहा है, मगर वहाँ पर स्कूल के सभी बच्चों ने देखा है कि किस तरह से मिट्ठू ने रिया पर अटैक किया। मिट्ठू की किसी बात पर रिया को हंसी क्या आ गई। मिट्ठू को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गेंद ही रिया के सिर पर मार दी। ये तो अच्छा हुआ कि मिट्ठू के हाथ में एक बॉल थी। जरा सोचिए, अगर मिट्ठू के हाथ में पत्थर होता तो वो रिया के सर पर फेंक दिया होता, तब क्या होता? उस स्पोर्ट्स टीचर की बात सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। रिया को अपने गालों के ऊपर थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए उसने अपना एक हाथ अपने गालों पर रखा था। रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि स्पोर्ट्स टीचर जो कुछ भी कह रहे थे वो सही भी था या नहीं। स्पोर्ट्स टीचर की बात सुनकर अलेक्जेंडर ने प्रिंसिपल की ओर देखकर कहा, सर आई वॉन्ट दिस बॉय टू बी पनिश्ड राइट नाउ। अलेक्जेंडर को अब तक इतना तो समझ आ गया था
कि मारवा खानदान का बेटा होने के नाते लोग अलेक्जेंडर और आर्यन से डरा करते थे। ऐसा नहीं था कि अलेक्जेंडर और आर्यन बड़ों की इज्जत नहीं करते थे, मगर जब बात उनकी बहन की सेफ्टी और सिक्योरिटी की आती थी तब वो किसी की नहीं सुनते थे। अलेक्जेंडर के मुकाबले आर्यन समझदार और स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा आसान था, मगर ऐसा नहीं था कि आर्यन के मन में गुस्सा कम था। बस बोलने का काम अलेक्जेंडर करता था। कुछ ही देर में प्यून अनिका को लेकर कमरे में दाखिल हुआ। अनिका काफ़ी कंफ्यूज नजर आ रही थी। प्यून ने अनिका को ये नहीं बताया था कि आखिर प्रिंसिपल साहब ने अनिका को अपने कैबिन में क्यों बुलाया था। अनिका बच्चों को देखकर और भी ज़्यादा हैरान हो गई। जब अनिका ने देखा कि रिया के चेहरे पर चोट लगी थी तो अनिका तेजी से रिया के पास गई और रिया के सर पर हाथ रखकर पूछने लगी, क्या हुआ, कैसे लगा तुम्हें? रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी मम्मा को क्या जवाब देती। तब अनिका ने देखा कि रिया बिल्कुल खामोश थी तो अनिका हैरान होकर अलेक्जेंडर और आर्यन को देखने लगी। अलेक्जेंडर अनिका से कुछ कहने जाता उससे पहले ही प्रिंसिपल ने अपनी जगह से उठकर अनिका से कहा, मैडम देखिए, मैं आपको सारी बात समझाता हूँ, सबसे पहले आप प्लीज़ बैठिए। ये कहते हुए प्रिंसिपल ने अपने सामने पड़ी एक रिवाइलिंग चेयर अनिका के पास रखी और अनिका से कहा, मैडम प्लीज़ बैठिए। हैरान अनिका धीरे धीरे उस चेयर पर बैठी और अनिका ने रिया को अपने पास ले लिया। अनिका हैरानी से रिया के जख्म को देख रही थी। तभी प्रिंसिपल ने अनिका से कहा, देखिए अनिका मैडम, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि आपने और रोहित सर ने अपने तीनों बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में सिर्फ इसलिए करवाया था क्योंकि स्कूल की सेफ्टी और सिक्योरिटी बाकी सारे स्कूलों से सबसे ज़्यादा बेहतर है। मगर मुझे अफसोस है कि आज स्कूल में रिया के साथ ऐसा हादसा हुआ। हैरान अनिका की नज़र सब सामने खड़े मिट्ठू पर पड़ी। मिट्ठू की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। मिट्ठू के ठीक बगल में अपना सर झुकाए विक्रम खड़ा था। प्रिंसिपल ने रिया और अनिका को पानी का गिलास ऑफर करते हुए कहा, देखिए अनिका मैडम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद इस स्कूल में दोबारा कभी ऐसा कोई हादसा नहीं होगा। आपके तीनों बच्चे स्कूल में बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहें। आपके बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी स्कूल मैनेजमेंट हमेशा ही कोशिश करती रहेगी। बस हमें एक मौका दे दीजिए, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अनिका की कन्फ्यूज़न अभी भी कम नहीं हुई थी। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखकर प्रिंसिपल साहब ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखिए मैडम, बात दरअसल ये है कि बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे स्कूल में सिर्फ ऊंचे खानदान के बच्चे पढ़ाई करते हैं। मगर स्कूल के एक नियम के अनुसार हमने स्कूल के टीचर मिस्टर विक्रम के बेटे मिट्ठू को भी यहाँ पर एडमिशन दिया था। अब मिट्ठू शायद स्कूल में पढ़ रहे बाकी बच्चों के जैसे संस्कारी नहीं है। बाकी बच्चों के साथ रहने की और बोलने की उसे तमीज़ नहीं है। मिट्ठू और आपके बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अक्सर ऐसे बच्चे जिन्हें बाकी बच्चों की तरह फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो बच्चे अपने मन में उन बच्चों के लिए एक जहर सा बना लेते हैं। जिन बच्चों को उनसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, बजाय इसके कि मेहनत करके वो पढ़ाई लिखाई करके अपना भविष्य बनाने में अपना ध्यान लगाएं, वो बच्चे अक्सर ऊंचे खानदान के प्रतिभाशाली बच्चों को टारगेट बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो ठीक है, ऐसा ही कुछ किया है मिट्ठू ने। प्रिंसिपल साहब की बातें सुनकर विक्रम हैरान होकर प्रिंसिपल साहब को देखने लगे। विक्रम की समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल मिट्ठू के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। बच्चे आखिर बच्चे होते हैं, बच्चों के मन में ऐसी कोई भावना कैसे हो सकती है। हाँ, ये बात सच थी कि स्कूल में पढ़ रहे बाकी बच्चों की तरह मिट्ठू के पापा के पास न तो उतना पैसा था और न ही मिट्ठू को देने के लिए उतनी फैसिलिटीज़ जो शायद रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन को मिल सकती थी। मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मिट्ठू के अंदर संस्कार नहीं थे। विक्रम भी अच्छी तरह से जानते थे कि आए दिन स्कूल के बाकी बच्चे मिट्ठू के बारे में कंप्लेन किया करते थे, मगर ज़्यादातर कंप्लेन सिर्फ इसलिए होती थी क्योंकि वो बच्चे मिट्ठू के साथ मिक्स नहीं होना चाहते थे। वो बच्चे वो अपने बराबर का नहीं समझते थे और इसलिए कहीं ना कहीं मिट्ठू ने भी समझदारी दिखाकर बाकी बच्चों से एक तरह की दूरी बना ली थी। मगर इसका मतलब यह नहीं था कि मिट्ठू ऐसा बच्चा था जो ऊंचे खानदान के बच्चों को इस तरह से चोट पहुंचाने के बारे में सोचे। अनिका प्रिंसिपल साहब की बात पर कुछ रिएक्ट कर पाती या कुछ कह पाती उससे पहले प्रिंसिपल साहब ने अपने प्रिंटिंग मशीन से एक प्रिंट पेपर निकालकर विक्रम के हाथ में थमाते हुए कहा, मिस्टर विक्रम, यू आर फायर्ड फ्रॉम योर जॉब। आज के बाद आपको स्कूल में नौकरी पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है और न ही आपके बच्चे को कल से स्कूल आने की ज़रूरत है। हम आपको नौकरी से बर्खास्त करते हैं
और आपके बेटे का एडमिशन भी कैंसिल करते हैं। प्रिंसिपल का ये फैसला सुनकर विक्रम के चेहरे का रंग बदल गया। विक्रम को यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी बात ने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया था। विक्रम को बड़ी मुश्किल से यह नौकरी मिली थी, मगर शायद मिट्ठू की एक भूल के कारण अब सब कुछ बर्बाद हो गया था। विक्रम की समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रिंसिपल साहब के इस फैसले के सामने किस तरह से आर्ग्यूमेंट करे, मगर किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए विक्रम ने दबी हुई और सहमी हुई आवाज़ में प्रिंसिपल साहब से कहा, सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूँ मिट्ठू से गलती हुई होगी, मगर मैं मिट्ठू को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा। विक्रम की आवाज़ और चेहरे से वो काफ़ी इनोसेंट लग रहा था। विक्रम को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था जैसे विक्रम काफ़ी ज़रूरतमंद था। विक्रम की बातों को पूरी तरह से अवॉइड करते हुए प्रिंसिपल साहब ने अनिका की ओर देखा और कहा, मिसेस मारवा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज के बाद स्कूल में आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। बस मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, आप इस मामले को आगे मत बढ़ाइए। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर मिस्टर मारवा ने हमारे मैनेजमेंट के ट्रस्टी को एक फ़ोन कर दिया और एक कंप्लेंट भी कर दी तो यहाँ पर क्या हो सकता है। मेरी छोड़िए, मिस्टर विक्रम को दोबारा इस पूरे शहर में कोई नौकरी नहीं देगा और इस मिट्ठू को भी कोई एडमिशन नहीं देगा। मैं जानता हूँ मिट्ठू ने जो किया वो गलत किया, उसे इससे भी ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर आखिरकार मिट्ठू भी एक बच्चा है। जाने दीजिए मैडम, अगर आपने कोई एक्शन लिया तो हो सकता है कि मिट्ठू को दोबारा किसी स्कूल में कभी एडमिशन ना मिले। और फिर आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि ऐसे बच्चे बड़े होकर समाज के लिए और भी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। विक्रम की समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल साहब मिट्ठू को इतना बड़ा गुनहगार क्यों बनाना चाहते थे। प्रिंसिपल साहब जिस तरह से मिट्ठू के बारे में बात कर रहे थे उसे ऐसा लग रहा था जैसे मिट्ठू बड़ा होकर कोई बहुत बड़ा खूंखार क्रिमिनल बनने के रास्ते पर चल पड़ा था। वहाँ अनिका की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसे इन सारी बातों पर क्या रिएक्ट करना चाहिए। अलेक्जेंडर ने अनिका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मम्मा इस बात को यहीं पर रहने दीजिए, पापा तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि पापा रिया से कितना प्यार करते हैं। रिया के चेहरे पर इतना बड़ा जख्म देखकर पापा नहीं वो विक्रम सर के साथ क्या करेंगे। इन्हें कितनी सजा मिल रही है उतनी काफ़ी है। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही प्रिंसिपल साहब ने विक्रम की ओर देखकर कहा, देखें ऐसे होते हैं, इन्हें कहते हैं ऊंचे खानदान के बच्चे, ऊंचे खानदान की शिक्षा और उनके संस्कार। अब जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मुड़कर स्कूल की तरफ मत देखना। विक्रम के हाथ में उसका टर्मिनेशन लेटर और विक्रम के बेटे का रेजिग्नेशन लेटर थमाकर प्रिंसिपल सर ने विक्रम से कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। रिया को न तो याद था कि उनके तीनों बच्चे का एडमिशन इस स्कूल में करवाया था और न ही अनिका ये बात जानती थी कि आखिर तीनों बच्चों का एडमिशन पार्टिकुलरली इसी स्कूल में क्यों करवाया गया था। बस अनिका एक ही बात अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर आरोन और रिया उसके बच्चे थे और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में अनिका को भी फिक्र थी। विक्रम अच्छी तरह से जानता था कि वो इन बड़े बड़े लोगों के सामने कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने अपने हाथ में थमाए हुए कागजात पकड़कर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर विक्रम धीरे धीरे प्रिंसिपल की केबिन से बाहर निकल गया। विक्रम की शक्ल और मिट्ठू की शक्ल देखकर कहीं ना कहीं अनिका को काफ़ी ज़्यादा तरस आने लगा था। रिया भी मिट्ठू की ओर देखकर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मिट्ठू के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सही था या नहीं, मगर आर्यन और अलेक्जेंडर के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बहन को लगी चोट का बदला उन्हें मिल गया था। रिया की आंखों से बहते हुए आंसू रुक गए थे। रिया को अभी भी काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था, मगर शारीरिक दर्द से ज़्यादा रिया को ये बात सता रही थी कि जो कुछ भी हुआ था वो सही भी था या नहीं। विक्रम के जाने के बाद प्रिंसिपल साहब ने अनिका के पास आकर कहा, मैडम प्लीज़ आप अपने हस्बैंड से ये बात शेयर मत कीजिएगा। अनिका हैरान होकर प्रिंसिपल की ओर देखने लगी। प्रिंसिपल की आंखों में एक अजीब खौफ नजर आ रहा था। प्रिंसिपल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, मैडम प्लीज़ आप तो जानती हैं कि आपके पति कितने पावरफुल हैं। प्रिंसिपल साहब ने अपनी आवाज़ को दबाते हुए अनिका से कहा, देखिए मैडम, मेरा भी एक परिवार है। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है और मेरा बेटा अगले साल यूएस जा रहा है पढ़ाई करने के लिए। मेरे घर में इस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मिस्टर मारवा से कुछ मत कहिएगा, वरना मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। प्रिंसिपल की आंखों में अपने पति के लिए खौफ देखकर अनिका को काफ़ी अजीब लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिंसिपल रोहित से इतना क्यों डर रहे थे। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इंसान दूसरे इंसान से इतना क्यों डर रहा था।
प्रिंसिपल की पावर के बारे में बात कर रहे थे और प्रिंसिपल की आंखों में रोहित के लिए इतना डर क्यों था? क्या रोहित से डरने के पीछे प्रिंसिपल के पास कोई वजह थी? घर में जो रोहित इतना सॉफ्ट और काफी सरल स्वभाव का नजर आता था, क्या उस रोहित का चेहरा घर के बाहर कुछ और था? प्रिंसिपल की आंखों में रोहित के लिए खौफ से अनिका के दिल में रोहित के लिए काफी बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर दी थी। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित का कौन सा चेहरा सच्चा था और कौन सा झूठा था। वो डर जो अनिका को प्रिंसिपल की आंखों में नजर आ रहा था और वो बात जो अनिका ने श्रेया के मुंह से सुनी थी, वो सच थी या बच्चों के दिल में अपने पापा के लिए जो विश्वास था वो सच था? यह बात अनिका को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। पर तभी प्रिंसिपल का डरा हुआ चेहरा देखकर अनिका ने उसकी तरफ देखा और आंख से इशारा किया कि वो रिलैक्स हो जाए। अनिका के इस इशारे ने प्रिंसिपल के दिल की धड़कनों को नॉर्मल कर दिया। अब वो राहत की सांस ले पा रहे थे, पर कहीं न कहीं प्रिंसिपल के मन में रोहित मारवा के लिए खौफ अब भी बैठा हुआ था। प्रिंसिपल के केबिन से निकलकर अनिका अपने बच्चों के साथ कार में बैठ गई। अनिका गहरी सोच में डूब चुकी थी। अनिका को रिया की चोट की भी फिक्र थी, इसलिए अनिका ने अपना एक हाथ रिया की पीठ पर रखकर रिया की पीठ सहलाना शुरू कर दिया। आर्यन धीरे धीरे रिया के जख्म पर बर्फ लगा रहा था। ड्राइवर के बगल में फ्रंट सीट पर बैठा अलेक्जेंडर डैशबोर्ड पर अपना एक हाथ मारते हुए कहने लगा, और 3-4 लगा देनी चाहिए थी उस मिट्टू के बच्चे को। मुझे पता था कि मिट्टू काफ़ी अजीब है, मगर मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना खतरनाक हो सकता है। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही अचानक अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी और अनिका ने अलेक्जेंडर से पूछा, क्या तुमने उस पर हाथ उठाया? अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर अनिका की ओर देखा और कहा, अरे उस मिट्टू के बच्चों को मैं छोड़ता नहीं, अगर स्पोर्ट्स टीचर बीच में ना आते तो। तभी अचानक अनिका ने अलेक्जेंडर को डांट लगाते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा किस तरह किया, किसी पर हाथ नहीं उठा सकते हो। अलेक्जेंडर के सर पर गुस्सा सवार था, इसलिए शायद वो अनिका के सामने कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होकर बातें कर रहा था। अलेक्जेंडर की आवाज़ भी काफ़ी ऊंची हो गई थी। अनिका की ओर देखकर अलेक्जेंडर ने कहा, आई एम वेरी सॉरी मम्मा, मगर रिया पर हाथ उठाता है। उस मिट्टू ने रिया पर हाथ उठाया था उसने, और इसलिए मैंने उसे मारा। मगर देखो रिया को कितनी गहरी चोट लगी है। रिया ने अपना एक हाथ अपने गाल से हटाते हुए अलेक्जेंडर से कहा, ओफो अलेक्जेंडर, तुम कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो, इतना भी कुछ नहीं लगा। हाँ, जब बॉल लगी थी तब मेरे मुंह पर मुझे ज़्यादा पेन हो रहा था, मगर नाउ आई एम फाइन। मुझे तो लगता है बेकार में विक्रम सर को प्रिंसिपल सर ने नौकरी से निकाल दिया। नन्ही सी रिया की यह बात सुनकर आर्यन ने भी अपनी आवाज़ तेज करते हुए कहा, नहीं, प्रिंसिपल सर ने जो किया कुछ भी वो ठीक किया। आर्यन कभी ज़्यादा बोलता नहीं था, मगर आर्यन जब भी बोलता था तब अक्सर अलेक्जेंडर और रिया भी चुप होकर आर्यन की बात चुपचाप मान लेते थे। अनिका को कहीं ना कहीं विक्रम और मिट्टू के साथ साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, मगर अपने बच्चों के बीच इस तरह की यूनिटी देखकर कहीं ना कहीं उसे अपने बच्चों पर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा था। अनिका की कार कुछ देर बाद मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई। कार में बैठे अलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर आर्यन की और रिया की ओर देखकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, पापा को पता नहीं चलना चाहिए कि रिया के साथ क्या हुआ था। अगर पापा रिया का चेहरा देखेंगे तो कह देंगे कि रिया खेलते वक्त खुद ही गिर गई, वरना मैनेजमेंट की तो छोड़ो, पापा हम दोनों की क्या हालत करेंगे, वो सोच के मुझे डर लग रहा है। अलेक्जेंडर के चेहरे पर डर देखकर रिया के चेहरे पर हंसी आ गई। रिया ने अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, अरे डरो मत, मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी। हालांकि इसके बदले में तुम दोनों को भी कुछ वक्त आने वाले वक्त पर मेरे लिए कुछ करना होगा। दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बहन उनसे क्या मांगने वाली थी। रिया किसी भी तरह से ज़्यादा गेम खेलने की इजाज़त चाहती थी, और अब रिया के पास मानो अलेक्जेंडर और आर्यन की एक ऐसी फाइल थी जिसे इस्तेमाल करके रिया दोनों भाइयों को ब्लैकमेल करने वाली थी। जैसे ही तीनों बच्चे कार से बाहर निकले, रिया अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए जोर जोर से कहने लगी, ये अब काफ़ी दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी, हम सब लोग मनाली जा रहे हैं वेकेशन के लिए। रिया जोर जोर से ये बातें करते हुए पार्किंग लॉट से गार्डन और फिर गार्डन से घर के अंदर जाने लगी। एक के बाद एक सारे नौकरों का हाथ पकड़कर उन्हें गोल गोल घुमाकर रिया कहने लगी, हम जा रहे हैं वापस मनाली, माय फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। रिया की ऐसी हरकत देखकर एक के बाद एक सारे नौकर भी रिया के साथ मिलकर रिया के सुर से सुर मिलाने लगे। देखते ही देखते पूरे घर में हंसी और तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। व्हील चेयर पर बैठी दादी माँ को भी रिया की ऐसी हरकत देखकर हंसी आ गई। अचानक से घर में खुशी आ गई थी।
सारे लोग रिया के कारण खुश हो गए थे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। फिर अचानक ही रिया के सामने घूंघट वाली नौकरानी आई, तो भी रिया को उछलते कूदते देख रही थी। उसने आज पहली बार घर में इतना शोर शराबा देखा था। नहीं तो बाकी वक्त हर कोई डिसिप्लिन में रहते थे। वो घूंघट वाली औरत चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। तभी रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे गोल गोल घुमा दिया। घूंघट वाली औरत ने किसी तरह अपना घूंघट संभाला और धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगी। घूंघट वाली औरत की शिफ्ट पूरी हो चुकी थी। मारवा हाउस के मेन गेट पर रूटीन सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद वो औरत घर से बाहर निकल गई। इस बार वो अपने पाँव तेजी से आगे बढ़ाने लगी। बाकी सारे नौकरों को उसे देखकर लग रहा था कि वो आज काफ़ी जल्दी में है। इसी वजह से वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। काफ़ी आगे निकलने के बाद वो घूंघट वाली औरत सड़क के किनारे खड़ी एक काली वैन के अंदर जाकर बैठ गई। वैन का दरवाजा बंद हुआ और वैन तेजी से वहां से निकल गई। घूंघट वाली औरत जैसे ही वैन के अंदर बैठी, उसने देखा कि उसके सामने योगराज का राइट हैंड रंजीत बैठा था। वैन का दरवाजा बंद हुआ और जैसे ही वैन ने स्पीड पकड़ी, रंजीत ने घूंघट वाली औरत से पूछा, बताओ क्या खबर देनी थी तुम्हें। रंजीत की बात सुनते ही वो घूंघट वाली औरत थोड़ी नॉर्मल हुई। घूंघट वाली औरत ने जब वैन में नजर घुमाकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वैन में रंजीत के अलावा और कोई नहीं था। घूंघट वाली औरत ने डरी और सहमी हुई आवाज में मिट्टू से कहा, रोहित साहब अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ कल मनाली जा रहे हैं। बस मुझे यह संदेश माँ साहिब तक पहुँचाना था। इतना कहकर वो घूंघट वाली औरत चुप हो गई और उसने अपना सर झुका लिया। उस घूंघट वाली औरत के मुंह से माँ साहब का नाम सुनते ही रंजीत ने अपनी एक उंगली अपने होठ पर रखते हुए घूंघट वाली औरत से कहा, अरे चुप हो जाओ, कितनी बार कहा है तुमसे कि माँ साहब का नाम मत लिया करो। अपनी जुबान से जो मैसेज देना था वो मुझ तक पहुँच गया है। अब इस मैसेज का आगे क्या करना है वो मैं देखूंगा, मगर याद रहे माँ साहब का नाम दोबारा तुम्हारे जुबान पर कभी नहीं आना चाहिए, समझी ना। घूंघट वाली औरत रंजीत की बात सुनकर सर हिलाकर वैन में बैठी रही। रंजीत ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। वहीं घूंघट वाली औरत अब चुपचाप बैठी थी। कुछ देर बाद रंजीत के कानों पर एक पहाड़ी औरत की आवाज़ पड़ने लगी। उस आवाज़ के आते ही रंजीत ने कहा, खबर मिली है कि रोहित मारवा अपने पूरे परिवार के साथ मनाली छुट्टी मनाने जा रहा है। फ़ोन के उस पार वो पहाड़ी आवाज़ वाली औरत कोई और नहीं थी बल्कि दमयंती देवी थी। फ़ोन पर दमयंती देवी ने रंजीत से कहा, इसका मतलब साफ है कि अनिका ने वो जादुई जड़ी बूटी मनाली में कहीं छुपाई है। ठीक है, कब निकल रहे हैं वो लोग। ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हम तक जिसने खबर पहुंचाई है वो कह रही है कि कल ही निकल रहे हैं वो लोग। ये सुनते ही दमयंती देवी ने फ़ोन पर रंजीत से कहा, ठीक है, आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। तभी रंजीत ने दमयंती देवी से पूछा, वैसे जिसने खबर पहुँचाई है उसका काम पूरा हो चुका है। दमयंती देवी ने फिर से जवाब देते हुए कहा, काम तो उसका कब का पूरा हो चुका था। मैंने तो एक दिन और उसे नौकरी पर सिर्फ इसलिए रखा था ताकि उसकी खबर पक्की है या नहीं ये पता चले। अब खबर पक्की है तो ये तो पता चल गया है, इसलिए उसे अब मारवा खानदान की नौकरी और गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे छुट्टी दे दो। इतना कहते ही के साथ दमयंती देवी ने उधर से फ़ोन काट दिया। उधर घूंघट वाली औरत ने कुछ भी नहीं सुना था जो दमयंती देवी ने रंजीत से कहा था, इसलिए वो अगले आदेश के इंतज़ार में चुपचाप बैठी हुई थी। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रंजीत मुस्कुराकर घूंघट वाली औरत के सामने देखने लगा। घूंघट वाली औरत को रंजीत की मुस्कुराहट को समझ में नहीं आ रही थी। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तभी रंजीत ने चलती हुई कार का दरवाज़ा खोला और घूंघट वाली औरत को कार से बाहर धकेल दिया।